एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष आशेनिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन के बारे में जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपने विचार थ्योरी के ऊपर क्या रखे हैं। तो चलिए इस लेक्चर की आज शुरुआत करते हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, उनको शेयर किए, ताकि जो आपके एग्जाम आने वाला है दिसंबर में उसमें उनकी थोड़ी सी एटलीस्ट इतनी तो हेल्प हो जाए कि उनको ये जो कॉन्सेप्ट है ये पता लगे, उसके बारे में पता लगे। और ऐसा नहीं है इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन से। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं हम कि रेवोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, कि क्रांति होती क्या है। तो क्रांति अगर सिंपल शब्दों में हम देखें तो जब एक व्यवस्था, जो समाज के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है उसके अंदर, किसी भी देश के अंदर जब एक चेंज आ जाए, चेंज छोटा चेंज नहीं, वो होना चाहिए मेजर मेजर चेंज होना चाहिए, जिसमें आपकी जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आपकी जो सोशल चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाए, सडनली बदल जाए, रैपिडली बदल जाए, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। मतलब क्रांति आती है एक हवा के झोंके की तरह, आई और चली गई, बदल कर पूरे सिस्टम को बदल दिया, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसमें हमने जो डेफिनेशन लिख रखी है वो है क्रांति का अर्थ समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आपका आर्थिक व्यवस्था में मूलभूत और तीव्र परिवर्तन कर देने। उसमें केवल सुधार नहीं करने हैं आपको, मतलब कुछ जैसे हम कोई सुधार कर दे किसी के अंदर, सुधार नहीं करने, हमें पूरा चेंज कर देना है, ऊपर से लेके तक नीचे तक सारा चेंज कर देना है, वो व्यवस्था ही चेंज कर देनी है। जैसे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, पूरी व्यवस्था ही चेंज कर दी है, वो सुधार से नहीं होगा, छोटे छोटे सुधारों से काम नहीं बनेगा। तो ऐसे काम करती है। अरस्तु ने जो आपकी एक मिनट पेन यूज कर लेते हैं, अरस्तु है, जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल के अनुसार ही क्रांति क्या है, रेवोल्यूशन है क्या। तो उन्होंने बताया कि जब नागरिक में अन्याय, असमानता और अस्थिरता ये जब पैदा हो जाते हैं ना, ये भाव पैदा होने लगते हैं, अन्याय की भावना आ जाती है, लोगों के साथ असमानता होने लगती है, न्याय नहीं मिलता उनको, ठीक है, इनइक्वालिटी, ठीक है, इनजस्टिस, तो तब एक डिमांड उठती है, तब क्रांति जन्म लेती है, तब एक डिमांड पैदा होती है समाज के अंदर, तब क्रांति का जन्म होता है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ ये वो है, ये बीज है, जब डाले जाएंगे तभी एक पौधा निकलेगा बाहर और वो पेड़ बनेगा। तो ये कुछ ना कुछ ये हरकतें होती हैं, जो ये छोटी छोटी अन्याय होना, किसी देश में, किसी समाज में असमानताएं होना, अस्थिरता होना, ठीक है, ये ही जन्म देती हैं किसी क्रांति को। और हमारे जो कार्ल मार्क्स है उनका फेमस जो कोट है, यहाँ पर फेमस कोट लिखा है उनका कि रेवोल्यूशन आर द लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब क्रांतियां इंजन है किसका, इतिहास का, मतलब क्रांतियां इतिहास का इंजन है। कार्ल मार्क्स के नजरिए में जो क्रांतियां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में रेवोल्यूशन को। आगे बढ़ते हैं। इसके जो कार्ल मार्क्स ने जो अपना कोट दिया उसका एक सिंपल मीनिंग ये है कि जो आपकी क्रांति है, दिस मीन दैट रेवोल्यूशन ड्रिवन दी मूवमेंट्स ऑफ हिस्ट्री फॉरवर्ड बाय ब्रिंगिंग सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। अर्थात क्रांति ही इतिहास को आगे बढ़ाती है। मतलब जो आपका रेवोल्यूशन है वो एक इंजन है, आगे लगता है, और वो समाज को, इतिहास को खींचता है अब आगे की तरफ। अगर वो इंजन ही नहीं होगा ना तो इतिहास खींचेगा नहीं, इतिहास आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था। अब इसके उदाहरण मैंने लिखे हैं। एक आपका फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसमें राजशाही को समाप्त करने पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। राजशाही जो चलती आ रही थी, मोनार्की सिस्टम था फ्रेंच में, ठीक है, वहां जड़ से उखाड़ा लोगों ने। वो एक रेवोल्यूशन थी, वो एक क्रांति थी, वो एक मूवमेंट नहीं था, क्रांति थी। देखो, मूवमेंट और रेवोल्यूशन में फर्क होता है, एक आंदोलन में और एक क्रांति में फर्क होता है। क्रांति एक पूरे सिस्टम को चेंज कर देती है, मूवमेंट सिर्फ जो आपका मूवमेंट होता है, जो आंदोलन होते हैं वो एक सेपरेट पार्ट के लिए होते हैं। मतलब कभी जैसे आप यहाँ देखते हैं इंडिया में जो मूवमेंट्स होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, क्या रेलवे के लिए मूवमेंट हो रहे हैं, कि रोजगार के लिए हुआ, अभी आपने देखा एसएससी के लिए हुआ था, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट के लिए मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन छोटे छोटे हिस्से के लिए होते हैं। पर रेवोल्यूशन जब आता है ना तो पूरा पूरा चेंज कर देता है, आंधी तूफान की तरह आता है और सब कुछ चेंज करके चला जाता है, सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। ठीक है, और रेवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि हिंसक ही होगी, रेवोल्यूशन अहिंसक भी होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है हिंसक ही हो, खून खराबा हो, नहीं, अहिंसक भी हो सकती है। गांधी जी के टाइम पे अहिंसक ही हुई थी ना, तो ऐसे रेवोल्यूशन अहिंसक भी होती है। ऐसे रूसी क्रांति में जब वहां पर भी समाजवाद की जब नींव रखी गई, तो जब चेंज किया गया तो वो भी कंप्लीट चेंज था। ठीक है, समाजवाद का जब वहां पर स्थापित किया गया आपके रूस के अंदर, जो यूएसएसआर था उस टाइम पर। अब देखते हैं हम अरस्तु के विचार, एरिस्टोटल के विचार क्रांति के ऊपर। एरिस्टोटल ने क्या कहा है, एरिस्टोटल ने अपनी जो किताब है, जो उनकी किताब है पॉलिटिक्स, राजनीति, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि
उनकी किताब का नाम, ठीक है? और किस किताब के अंदर जो क्रांति के विचार दिए गए हैं एरिस्टोटल द्वारा, ठीक है? तो वो बताते हैं क्रांति के विचार पर चर्चा की है, ठीक है? उन्होंने लगभग 158 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी किया है। एक कंपैरेटिव स्टडी की थी उन्होंने 158 जो आपके संविधान थे उस टाइम के। जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, कि परिवर्तन कैसे राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अरस्तू के अनुसार कोई भी परिवर्तन, छोटा या बड़ा, शांतिपूर्ण या हिंसक, क्रांति कहलाता है। उनके उनके दिमाग के अनुसार, उनके हिसाब से, कि कोई भी परिवर्तन हो, छोटा या बड़ा, हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ा चेंज। पर एरिस्टोटल के विचार क्या है कि कोई छोटा या बड़ा कैसा भी जो आपका परिवर्तन, जो मूवमेंट है, जैसे शांति हो, जिसमें शांतिपूर्ण हो या हिंसक हो, कैसा भी, वो सारा क्रांति में आता है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। वे स्थिरता और व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और बार-बार, क्योंकि आप देखते हैं कि एरिस्टोटल एक कंजर्वेटिव इंसान है, वो सोचते हैं कि चेंज ना हो सोसाइटी में। देखो कि जैसे आपने पढ़ा था उसके बारे में, प्लेटो के बारे में, प्लेटो ने क्या कहा, वो सडन चेंज की बात करते हैं, वो क्रांति की बात करते हैं, वो पूरा चेंज की बात करते हैं, ठीक है? उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की बात की थी। पर यहाँ क्या बोलते हैं आपके जो एरिस्टोटल है, वो ना पूरे चेंज की बात करते हैं, ना एक स्थिरता की बात करते हैं। वो एक मिडिल पाथ, जो बीच का रास्ता है, उसको चुनने की बात करते हैं, ठीक है? वो स्थिरता और में विश्वास रखते हैं, बार-बार होने वाले बदलाव को अशांति का कारण मानते हैं, इसलिए वे संतुलित और मध्यम मार्ग का पक्षधर है। मैंने बताया ना, मध्यम मार्ग, ये आपका ये रहा। वो मिडिल जो पाथ है, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है? वो सडन चेंज के बारे में नहीं सोचते हैं। और उन्होंने क्रांति के सामान्य लक्षण बताए, कुछ कॉजेज बताए, जो रेवोल्यूशन के कॉजेज हो सकते हैं, क्यों रेवोल्यूशन होती है, ठीक है? क्रांति का मुख्य कारण है असमानता और अन्याय की भावना होना यहाँ। और ये आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके क्रांति के सामान्य कारण क्या-क्या हैं? क्या होगा कि आपको डेफिनिशन, जैसे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे ऐसे ए, बी, सी और डी। इसमें से जो आपकी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें लिख दिया जाएगा अलग-अलग क्रांति के बारे में, इसमें। आपको देखना होगा कि कौन-सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्रांति से मिलता नहीं है। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो क्रांति से मिलती है, ठीक है? वही आपका ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे एग्जाम के अंदर, खासकर यूजीसी नेट के अंदर, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रांति के सामान्य कारण के, ठीक है? आ भी जाता है क्वेश्चन। तो उसमें है कि शासक वर्ग है में भ्रष्टाचार और असंतोष होना, ये दूसरा कारण है। अगर किसी समाज में या किसी शासन व्यवस्था में अगर भ्रष्टाचार होगा, असंतोष होगा, तो क्रांति होने के बिल्कुल चांसेस है। क्रांति होगी, क्योंकि जब एक भ्रष्टाचार होता है ना किसी में, तो वो एक व्यक्ति को परेशान नहीं करता, पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरी व्यवस्थाओं को उस पे प्रभाव पड़ता है उसका, ठीक है? विदेशी प्रभाव की अधिकता, और इसमें क्या कहते हैं कि जो विदेशों का जो लोग हैं, उनका आना और जाना, ये एरिस्टोटल के विचार है क्रांति के ऊपर, ठीक है? उन्होंने बताए हैं। और नेताओं के बीच अहंकार, अपमान की भावना, ये सिंपल चीजें आप समझ जाओगे। भय और जो असुरक्षा है, उसकी स्थिति में विद्रोह को जन्म देना। तो अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी और अपराध हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्रांति को जन्म देता है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कहीं किडनैप है, कहीं मर्डर है, या कुछ भी, कोई भी अपराध हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्रांति को जन्म देते हैं। अब इनको रोकने के जो उपाय हैं, वो भी बताए हैं। रोकने के उपाय में क्या है कि परिवर्तन समाज का स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए इसे समझदारी से संभालना चाहिए। ये परिवर्तन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो चेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और मेरा मानना ये है कि चेंज तो होंगे, हम परिवर्तन होना है, वो स्वाभाविक है, पर हम देखते हैं कि हम उस परिवर्तन को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या उसके साथ चलते हैं या उसके विरुद्ध। ठीक है, मेरा मानना ये है कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। अगर कुछ चेंज हो रहे हैं सोसाइटी में, तो हमें अपने अंदर भी वैसे चेंज करने चाहिए, ठीक है? इसे समझदारी से संभालना चाहिए। शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों में अन्याय की भावना ना हो। यहाँ पर जो लोग हैं, उनमें अन्याय की भावना ना हो। ये अन्याय की भावना कब नहीं होगी? जब लोगों को समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा, लोगों को एक रूप से देखा जाएगा, तभी तो होगी ना। अन्याय की भावना नहीं आएगी उन लोगों के अंदर। भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण होगा। जैसे चाइना में क्या होता है, किसी ने कुछ किया, उसको सीधा फांसी, डेथ पेनल्टी, सिर्फ एक उनको सजा बोल दी जाती है, मौत की सजा। अगर अभी आपने देखा था कुछ टाइम पहले, एक वहां पर जो आपका एम्प्लॉई है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, वो शायद ब्यूरोक्रेसी में वो पकड़ा गया था भ्रष्टाचार करते हुए, तो उसको डेथ पेनल्टी, उसको मौत की सजा दी गई। तो करने वालों को चाइना ऐसे सजा देता है। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है, और राज्य के भीतर और बाहर की गतिविधियों पर निगरानी रखना। जो देश है उसके अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, सामाजिक और आर्थिक जो संतुलन है बनाए रखना, ताकि अस्थिरता ना बढ़े। सामाजिक और आर्थिक, इकोनॉमी को बचाए रखे, उसको ज्यादा डगमगाए ना, ऊपर नीचे ना हो, वो स्थिर एक एक तरीके से वो चलती रहे, ठीक है? प्रोग्रेसिव हो, बढ़ती रहे, चलती रहे।
कार्ल मार्क्स, अब आते हैं कार्ल मार्क्स कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, जो उस पे रेवोल्यूशन पे कार्ल मार्क्स के क्या विचार है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो आपकी क्रांति है वो मानव इतिहास की प्रगति को आगे बढ़ाती है, और फ्रेडरिक जो एंजल थे उनके साथ उन्होंने मिलकर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की बुक लिखी थी। ये जो बुक है आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है, कि किस बुक में कार्ल मार्क्स ने और एंजल ने कि क्रांति के बारे में बताया, किस बुक में लिखा उन्होंने। वैसे तो बहुत सारी किताब है, बाकी मेन इसमें लिखा थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने क्रांति के बारे में बताया और क्रांति के विचार बताए जो आपके उनके विचार थे, ठीक है। उनके अनुसार सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है क्या। अब वर्ग क्रांति जो इसके अंदर लिखा कि समाजवाद, जो समाजवादी जो क्रांति है का विचार प्रस्तुत किया। मार्क्स के अनुसार हर एक नया आर्थिक वर्ग क्रांति के माध्यम से उभरता है, मतलब जो नया जो वर्ग पैदा होने वाला है वो क्रांति के सपोर्ट से ही उभरता है। पुराने शासक को हटाकर नया शासन आता है, ठीक है, पुराना जो चल रहा है उसको हटाकर नया आता है। उन्होंने क्रांति को पूंजीवादी व्यवस्था में असमानता और शोषण के समाप्त करने का माध्यम माना। वो क्या बोलते हैं कि एक ही माध्यम है, पूंजीवाद को उखाड़ के फेंकने का एक ही माध्यम है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, हमें क्रांति करनी पड़ेगी और इन पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, और हम जो नो क्लास और जो आपकी नहीं है उसको लागू करना पड़ेगा, जो वर्ग विहीन समाज है उसको लागू करना पड़ेगा अपने देश के अंदर, ठीक है। कोई भी एक पूंजीवाद समाज ना हो, कोई सा भी समाज ना हो किसी में, ठीक है, उसको लागू करना पड़ेगा और एक वर्ग विहीन समाज की हम स्थापना करेंगे अपने देश के अंदर। पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है, असमानता और शोषण के समाप्त करने का माध्यम माना, उन रेवोल्यूशन को ही माना। मार्क्स व्यू ऑन रेवोल्यूशन, मार्क्स के क्या विचार थे रेवोल्यूशन के ऊपर। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक क्रांति, जो सामाजिक वर्गों को क्रांति के मुख्य माना। उन्होंने क्या कहा कि जो सामाजिक वर्ग है उनको क्रांति का मेन पिलर माना। उनका मानना था कि केवल मजदूर वर्ग ही ऐसी क्रांति ला सकता है। उनका जो मेन चीज था कि वो मजदूर वर्ग ही लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। जो उनके साथ भेदभाव होता है, जो पूंजीवादी उनके साथ शोषण करते हैं, उनको जितना काम किया गया उतना वेजेस नहीं मिलता है, उनको पैसे नहीं मिलते हैं, उनको लगाए रखते हैं काम में सुबह से लेकर शाम तक 12-12 घंटे 16 घंटे, ठीक है, उनको कोई भी जो काम किया उन्होंने 16 घंटे के हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिलती है, अपने जो काम का उनको जो पैसे नहीं मिलते हैं। और इसी चीजों से, इन शोषणों से उभर कर जो हमारा मजदूर वर्ग है वो खड़ा होगा और क्रांति करेगा। वो क्रांति करके इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देगा जो कुछ लोगों के हाथों में है, जो कुछ लोगों ने इकट्ठी कर रखी है, और सारे कारखानों पे उनका राज है, ठीक है। मजदूर वर्ग ही उठेगा, वो ही क्रांति कर सकता है, अदरवाइज कोई क्रांति नहीं करने वाला। और कार्ल मार्क्स ने सिंपली मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं की थी, उन्होंने मजदूर वर्ग की बात की थी, ठीक है, जो निजी संपत्ति और वर्ग भेद को खत्म करेंगे। उन्होंने लिखा कि इसके लिए मजदूर वर्ग को राज्य सत्ता पर जो राज्य की जो सत्ता थी उस पर कब्जा जमाना होगा, ठीक है, वहां पर बैठना होगा, सत्ता में से पूंजीवाद को उखाड़ के फेंकना होगा, खुद को वापस स्थापित करना होगा, जो आपका मजदूर वर्ग उनको। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बताया सर्वहारा वर्ग के बारे में, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो सर्वहारा वर्ग है उनकी तानाशाही कैसे आएगी, ठीक है, या क्यों आएगी। तो मार्क्स ने सुझाव दिया कि मजदूर वर्ग अस्थायी शासन होना चाहिए, और जिसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में सर्वहारा बोलते हैं। और इसका उद्देश्य यह था कि जब तक निजी संपत्ति खत्म नहीं होती है तब तक कुछ वर्ग सत्ता पर अपना जो एक बोलते हैं कब्जा जमाए रखेंगे, ठीक है, वहां पर बैठे रहेंगे। और उनको हटाने के लिए आपको एक सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लाने के लिए क्रांति करनी पड़ेगी, तब जाके वो उनको हटाएंगे। और फिर उस क्रांति करने के बाद जो समाज स्थापित होगा वो होगा तानाशाह, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। पूंजीवाद उसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता है, पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक देंगे उस वक्त में। और इन्हें उन्होंने गोदा प्रोग्राम, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया है हिंदी में, ये जो आपका गोदा प्रोग्राम है यहाँ हिंदी में ये गलत लिखा गया है, ऊपर इंग्लिश में सही है गोदा प्रोग्राम। तो उन्होंने बताया गोदा प्रोग्राम की आलोचना में और स्पष्ट किया। और आगे बढ़ते हैं हम। जो एक आपके थेडा स्कोपोल, ये और एक विचारक थे, इनका रेवोल्यूशन पे क्या विचार था, इन्होंने रेवोल्यूशन को कैसे समझाया, ठीक है। ये जो स्कोपोल थे, ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, ठीक है, समाजशास्त्री थी। इन्होंने फ्रांस और रूस और चीन की जो क्रांतियां है उसके बारे में अध्ययन किया। इन्होंने जो आपके फ्रांस की क्रांतियां थी उनके बारे में एक अध्ययन किया, एक स्टडी की, ठीक है, उनके बारे में। और इन्होंने एक अपनी बुक लिखी जो आपकी स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन। ये बुक एग्जाम में पूछी जा सकती है, और पूछी जा सकती, क्या पूछी जाती है इस बुक के बारे में, कि इस बुक के थिंकर कौन है, या ये बुक कब लिखी गई, तो ये तो कम पूछते हैं, पर इस बुक के थिंकर कौन है, ये बुक किसने लिखी उसके बारे में, ठीक है। तो स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन याद रखना, इस बुक को
और उन्होंने बताया इसके अंदर कि क्रांतियां समाज की राजनीतिक वर्ग और संरचना में तेजी से और गहरी बदलाव करती है। मतलब सडन चेंज करती है और गहरा चेंज करती है। मतलब बदलाव पूरी तरीके से सडन चेंज कर देते हैं। उन्होंने समझाया कि यह बदलाव एक दूसरे को मजबूत करने के तरीके से होते हैं। मतलब कि और अक्सर तीव्र सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से सामने आते हैं। मतलब क्या है कि ये बदलाव अचानक होते हैं, सडन होते हैं और बहुत बड़ा चेंज करके जाते हैं, मेजर चेंजेस होते हैं उसके अंदर। उन्होंने इस तरीके से समझाया जो हम पहले हमने रेवोल्यूशन की एक डेफिनेशन समझी थी उस तरीके से। उनके जो की पॉइंट है, जो उन्होंने की पॉइंट बताए एक रेवोल्यूशन के ऊपर कि रेवोल्यूशन है क्या? मेन जो पॉइंट है उनके अंदर बताया उन्होंने, सामाजिक जो क्रांति है वो सामान्य विद्रोह से अलग होती है। मैंने बताया मूवमेंट जो आपके होते हैं, जो सिंपल आपके जो रिबेलियंस होते हैं, जो विद्रोह होते हैं, उनसे अलग होते हैं। देखो, क्रांति अलग होती है, यहाँ क्रांति अलग है और आपके मूवमेंट्स एंड रिबेलियंस जो आपके विद्रोह हैं, ये अलग है, ठीक है? क्रांति पूरा चेंज कर देती है, ऊपर से नीचे तक। यह समाज और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। मतलब ये सब कुछ बदल देती है, राजनीतिक व्यवस्था भी बदलती है, आपकी इकोनॉमिकल व्यवस्था भी बदल देती है, आपकी सोशल, ठीक है, सब कुछ चेंज कर देती है। और इन्होंने बताया कि क्रांति के सफल होने के कारण, जो उन्होंने कारण बताया कि क्रांति सफल कैसे होगी, वो बताते हैं कि क्रांति सफल तब होगी जब आपका जो प्रशासनिक है और जो सैन्य शक्ति है वो कमजोर पड़ जाएगी। मतलब आपकी जो प्रशासनिक जो ब्यूरोक्रेसी है या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है आपकी, वो जो एक वर्ग है वो जब कमजोर होगा, वीक होगा, और फिर जो आपकी मिलिट्री है वो वीक होगी, तब होगा आपकी रेवोल्यूशन, तब होगी आपकी क्रांति, तब क्रांति हो सकती है। उन्होंने ये मेन इस पॉइंट पर एक थोड़ा दबाव देकर इस बात को बोला कि जब आपकी प्रशासनिक और सैन्य ताकत कमजोर नहीं होगी ना, तो क्रांति नहीं होगी, और ये से ही कमजोर होगी, क्रांति हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं एक मेन टॉपिक जो आपके क्वेश्चन आता है कभी-कभी, जो आपका कलर है, वो रेवोल्यूशन क्या है? कलर रेवोल्यूशन क्या है? कि रंगीन जो आपकी क्रांति है, रंग की जो क्रांति है, वो क्या है? जो आपकी रंग की क्रांति है, वह शांतिपूर्ण और राजनीतिक आंदोलन थे। ये जो आपके आंदोलन है, ये कब हुए हैं? ये पुराने नहीं है। ये कभी पहले से चलते नहीं आ रहे हैं कि हम देखें कि पुराने टाइम से, जैसे हमने देखा कि रेवोल्यूशन चलती आई थी, जो फ्रांसीसी क्रांति थी, पहले भी हुई है, फिर उसके बाद आपकी जो रशियन थी क्रांति, रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है? ये क्या थे कि ये अभी मॉडर्न रेवोल्यूशन, ये अभी 1 सेंचुरी के जो आपके वो है रेवोल्यूशंस है, ये अभी के करंट के हैं, ठीक है? ये क्यों होते हैं? ये और ये कैसे रेवोल्यूशन है? ये इसमें बताया गया कि ये शांतिपूर्ण है। पहली बात, इसमें कोई हिंसक गतिविधियां नहीं होती है, इसमें हिंसक गतिविधियां बिल्कुल नहीं होती है। ये एक आंदोलन होते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से किए जाते हैं, और जो सोवियत संघ है आपका, उसके विघटन के बाद, मतलब सोवियत का विघटन जब हुआ था, उसके बाद आपके 91 के आसपास जब विघटन हुआ, तो उसके बाद इन क्रांतियों का जन्म, उसके बाद ये क्रांति होने लगी। कहाँ होने लगी? जो आपका मिडल ईस्टर्न जो कंट्रियां हैं, वहां होने लगी, ठीक है? ये मैं बता रहा ना, मॉडर्न रेवोल्यूशन है ये, अभी चल रही है ये, ठीक है? ये पुरानी नहीं है। तो इसमें क्या बताया कि विघटन के बाद होने लगी। इसका उद्देश्य है अधिनायकवादी जो सरकार है, जो आपकी अधिनायकवादी जो सरकार है, उनको उखाड़ के फेंक देना, ठीक है? जो एक तानाशाही सरकार है, उनको उखाड़ के फेंक देना और एक डेमोक्रेसी उस देश में लागू करना। उस देश में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ठीक है? कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं कुछ है, कहीं कानून नहीं मान रहे लोग, ठीक है? अराजकता हो रखी है, लोग जो अपना है, जो ऊपर बैठे हैं, ठीक है? जो क्रीमी लेयर है, वो ही जो आपकी मंत्री है, ठीक है? वो सिर्फ देश के संसाधन खा रही है, लूट रही है, ठीक है? अपना पेट भर रही है, लोगों के गरीब और गरीब होता जा रहा है, और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, ठीक है? जो नेता बैठे हैं वहां पर, जो ब्यूरोक्रेसी में है, वो लूट रहे हैं देश को, ठीक है? और इसी से दुख पाकर जो आपकी जनता है, वो 21st सेंचुरी में ये आंदोलन करती है, इसकी स्थापना होती है। इसमें निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की मांग होती है, ठीक है? अधिनायकवाद जो सरकार है, उसको चुनौती देते हैं ये। इसमें आपका क्या है कि कलर रेवोल्यूशन को कलर रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है? रंगीन क्रांतियां या रंग की क्रांतियां, इनको क्यों बोला जाता है? इनको इसलिए बोला जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर आंदोलन में एक विशेष रंग या फूल को जोड़ा जाता है उसके अंदर, जो शांति, आशा और एकता का प्रतीक होता है। मतलब कलर रेवोल्यूशन में एक प्रतीक, एक सिंबल का यूज होता है, जो उस क्रांति को प्रकट करता है, लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है? उसमें एक सिंबल का यूज करते हैं वहां के लोग। शांतिपूर्ण जो आंदोलन होता है, बिल्कुल, और अपनी सरकार के लिए होता है, जो वहां पर आपका शासन कर रही है, उसके खिलाफ होता है। अब मैंने इसमें कुछ, हालांकि एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछा जाता है किसी के बारे में कि कलर रेवोल्यूशन में मान लो रोज जो रेवोल्यूशन मैंने लिखा है, जो गुलाब क्रांति है वो क्यों है, ठीक है? इनके डीप अंदर जाके बातें पूछेंगे वो आपसे, नहीं, इतना इतना डीप अंदर जाके क्वेश्चन नहीं पूछती है एनटीए। एनटीए क्या करती है कि कलर रेवोल्यूशन में आपको जैसे नाम दे देगी ज्यादा से ज्यादा,
जैसे नाम दे देगी, वो जो क्रांति है वो कहाँ और कब क्यों हुई। क्यों तो हालांकि रीजन कम ही होते हैं, पर वो पूछ लेंगे कब हुई, कब हुई और कहाँ हुई, ये दो चीजें। कि जैसे रोज रेवोल्यूशन कहाँ हुआ, जॉर्जिया में, कब हुआ, 2003 में। बस ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, कलर रेवोल्यूशन को लेते हुए। पर मैंने फिर भी एक एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बता दी है, छोटी छोटी 3-4 लाइनों में इसको बता दिया कि गुलाब क्रांति जॉर्जिया में 2003 में हुई। जनता ने भ्रष्टाचार, धांधली के भरे जो चुनाव थे उनके खिलाफ विद्रोह किया और गुलाब का प्रतीक रखा, और अशांति न अहिंसा, जो आपकी अहिंसा है, अहिंसा शांतिपूर्ण आंदोलन में जो आपका आंदोलन किया। इसमें क्या था, मैंने बताया कि ये मेन क्रांतियां किसके खिलाफ होती है, सरकार के खिलाफ। क्यों? भ्रष्टाचार, धांधली, मर्डर, ये क्राइम्स, इनके खिलाफ होती है, ठीक है, भ्रष्टाचार के मेनली खिलाफ होती है। और ये मोस्टली जितनी भी क्रांतियां आगे आप देखेंगे वो सब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ठीक है, चुनाव के खिलाफ है, डेमोक्रेटिक जो आपका सिस्टम है उसको लाने के लिए है, ठीक है, कहीं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चल रही है उसको उखाड़ फेंकने के लिए, तो ऐसे क्रांतियां हुई थी, ठीक है। यहाँ ऑरेंज रेवोल्यूशन है, यूक्रेन में हुई है ये, यूक्रेन में 2004 के अंदर। इसमें क्या हुआ, जब राष्ट्रपति चुनाव की धांधली, मैं बताया यहाँ सिर्फ मेन फोकस क्या है कि आंदोलन होगा किस पे, भ्रष्टाचार पे, किस पे, धांधली पे, किस पे, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, किस पे, आपके क्राइम्स पे, अराजकता पे, इन पे जो मेन जो आज की जो प्रॉब्लम्स है कंट्री में उसके लिए, ठीक है। इसमें ऐसे ही ये देवदार क्रांति है, ठीक है, कैडर रेवोल्यूशन है, ये कहा हुई लेबनान में 2005 में। इसमें ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, सीरिया जो सरकार थी उनको वापस भेजने के लिए क्रांति हुई थी। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अब ट्यूलिप जो क्रांति थी, ठीक है, कजाकिस्तान में 2005 में हुई। ऐसे ही वहां इलेक्शन, ये देखो इलेक्शन फ्रॉड, ठीक है, प्रेसिडेंट में तब वहां हुआ, तो उसके लिए। और ये ट्यूलिप क्रांति इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक सिंबल था इसलिए उसको ये नाम दिया गया, ठीक है, शांतिपूर्ण एक आंदोलन था। नए आरंभ की इसमें बोला जाता है कि यहाँ नए आरंभ और राजनीतिक बंध का प्रतीक प्रस्तुत किया, ठीक है, ऐसे हुई। बुलडोजर रेवोल्यूशन हुआ, कहाँ हुआ, 2000 में, 2000 में सर्बिया में हुआ, ठीक है, ऐसे ही हुआ। यहाँ पर क्यों हुआ, जनता ने विरोध प्रदर्शन किए राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, ऐसे। जैस्मिन, ऐसे ही ये क्रांति हुई 2010 और 11 में जो आपकी क्रांति हुई है, क्यों हुई, वही सेम रीजन है यहाँ पर भी कि मेन यहाँ क्या है कि चुनाव गलत हो रहे हैं, धांधलियां हो रही है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ विरोध कर दिया लोगों ने। लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चीज को और खड़े हुए और उस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने की बात करने लगे, ठीक है। ये क्रांति तब हुई वहां पर जाके। और मैंने इसमें लिखा है कि इंपॉर्टेंट जो रेवोल्यूशन थी, कलर रेवोल्यूशन, और उनके देश थे, इसमें उनके बारे में बताया है कि रेवोल्यूशन के नाम है, एक तरफ ईयर है, एक तरफ कंट्री और रीजन है। एक ही स्लाइड में मैंने पूरा बता दिया आपको यहां तक ये कि रीजन बता दिया, क्यों हुआ, कब हुआ, किस देश में हुआ, क्या नाम, ठीक है। इसमें से आपको इन क्रांतियों के नाम याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है, मैच दी फॉलोइंग में बिल्कुल आएगा कि इस क्रांति का नाम, जो क्रांति का नाम, और फिर बता देंगे कि डेट कब, ठीक है, ये याद रखना, किस देश में हुई ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ ये जितनी भी रेवोल्यूशन है इनके बारे में लिखा गया है, रोज, ऑरेंज, कैडर, ट्यूलिप, बुलडोजर, जैस्मीन, पर्पल, वोलेट, ठीक है, ये सारी क्रांतियों का नाम है। तो आपका ये लेक्चर खत्म होता है रेवोल्यूशन का। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि रेवोल्यूशन के बारे में विचार क्या है, कहाँ-कहाँ कौन से रेवोल्यूशन हुए, आपके कलर रेवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में आपने समझा होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस लेक्चर की आज इसको बंद करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।